हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, शिक्षा के साधन। शिक्षा के साधन क्या है? ये शिक्षा के साधन, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ये जो शिक्षा के साधन हैं, ये ऐसे साधन यानी जो व्यक्ति को शिक्षा पहुंचाने में सहयोग करते हैं। इसको शिक्षा के साधनों का अर्थ यदि हमें समझना है तो कैसे समझेंगे? शिक्षा के साधन का अर्थ क्या है? साधन का अर्थ, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एजेंसी शब्द है, एजेंसी शब्द, ये हिंदी का जो साधन शब्द है उसका अंग्रेजी रूपांतरण है। इसको इस तरह से समझ लिए, और जिसका तात्पर्य होता है, ये जो शब्द है एजेंसी, ये अंग्रेजी में इस साधन शब्द का रूपांतरण है। और ये एजेंसी शब्द जो है एजेंट से बना है, एजेंट से बना है। ये इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो किसी कार्य को करता है या प्रभाव डालता है। यानी एजेंट वह कार्यकर्ता जो कार्य करता है। इस शब्द से एजेंसी बना, और एजेंसी मतलब एक साधन जिसको हम करेंगे। तो ये एक इसका जो साधारण शाब्दिक अर्थ है। और इसका सीधा जो अर्थ होता है एजेंट का, उस व्यक्ति से होता है जो किसी कार्य को करता है। और इसको अगर हम विस्तार से करें तो यानी वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी कार्य को करता है और शैक्षिक प्रभाव डालता है, उसको शिक्षा के साधन कहा जाता है। ये हम इसमें कह सकते हैं। एक तो बात ये हुई। इसकी एक लाइन आप लिख भी सकते हैं, शिक्षा के साधनों से तात्पर्य उस व्यक्ति, वस्तु से है जो किसी कार्य को करता है या प्रभाव डालता है। प्रभाव डालता है, तो ये हम इसको कैसे कह सकते हैं? इतनी बात। ये तो हो गया शिक्षा के साधन का अर्थ। इसी के संदर्भ में एक बीडी भाटिया है, उन्होंने इसको और अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। बीडी भाटिया, इन्होंने भी इसको समझाने का प्रयास किया और ये कहते हैं कि समाज ने शिक्षा के कार्यों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया है। समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया है, और इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन कहा जाता है। ये बात भाटिया ने कही है। यानी समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं को जन्म दिया या उनको बनाया, और ये संस्थाएं ही शिक्षा के साधन हैं। ये इन्होंने परिभाषा दी। तो ये शिक्षा के साधन का अर्थ और परिभाषा आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए।
तो ये आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं इसके अगले बिंदु पर बढ़ता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने अभी समझ लिया है कि शिक्षा का जो साधन है शिक्षा के, वो क्या है। इन साधनों में अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो शिक्षा के जो साधन है, जैसे भी बी.डी. भाटिया ने कहा कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए कुछ विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया है या उनको जन्म दिया है, और ये संस्थाएं जो होती हैं, जिनको हम संस्था कहते हैं या वो कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, ये जो शिक्षा का कार्य करती हैं, यही शिक्षा के साधन हैं। अब ये साधन किस किस प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक नज़र इस पर डालते हैं। तो शिक्षा के जो साधन हैं, इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में साधनों का वर्गीकरण अगर हम करें, शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण, तो इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, इसको शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण, इसको 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन, और दूसरा है निष्क्रिय एवं सक्रिय साधन। तो ये जो साधन है औपचारिक और अनौपचारिक साधन, देखिए इन पे बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहले हम करते हैं बात नंबर 1 पर, औपचारिक साधन। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से हो सकते हैं? औपचारिक का अर्थ मैंने बताया कि नियमित, व्यवस्थित और थोड़ा सा इसको ये, जैसे मैंने बताया था कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, यानी ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, सीखने वाला निश्चित हो, सिखाने वाला निश्चित हो, पाठ्यक्रम निश्चित हो, पढ़ने के बाद कौन सी डिग्री मिलेगी वो निश्चित हो, यानी नियोजित तरीके से। और ऐसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो प्री प्लान होती है, नियोजित होती है, पूर्व निर्धारित सारे कार्यक्रम होते हैं। और ये औपचारिक शिक्षा जहाँ पर मिलती है वो उस औपचारिक शिक्षा का साधन है। यानी इसका सबसे पहला साधन हम विद्यालय कह सकते हैं, या स्कूल, क्योंकि यहाँ पर सारी शिक्षा औपचारिक ढंग से दी जाती है, नियमित ढंग से दी जाती है, उद्देश्य के साथ दी जाती है, निर्धारित कार्यक्रम के तहत दी जाती है। तो यानी औपचारिक शिक्षा के साधन वही होंगे जहाँ पर औपचारिक शिक्षा दी जाती है। और ऐसे साधनों में आते हैं स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, और आपके दुनिया भर के ITI वगैरह, या फार्मेसी के जितने भी सेंटर्स हैं जहाँ रेगुलर क्लासें लगती हैं, नियमित क्लासें लगती हैं, अजायब घर, पुस्तकालय, वो नियम से खुलते हैं, टाइम से खुलते हैं, और उनमें जो है पढ़ने से संबंधित जो सामग्री रहती है वो भी उद्देश्यपूर्ण सामग्री होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके औपचारिक साधन में आ गई। दूसरा आ गया अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधन की अगर हम बात करें, अनौपचारिक साधन, इसमें जैसे कि बताया अनौपचारिक, इसमें औपचारिक कुछ भी नहीं होता। इसमें व्यक्ति कहीं पर भी, कभी भी, कितना भी, किसी भी प्रकार के उद्देश्य को लेकर के सीख सकता है, और ये शिक्षा आजीवन चलती रहती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, निश्चित उद्देश्य नहीं होता। तो ऐसे जो साधन होते हैं जहाँ अपनी स्वेच्छा से आदमी कुछ भी सीख सकता है, तो ऐसे साधनों में क्या आएगा? स्कूल कॉलेज तो है नहीं, रेडियो है, टेलीविज़न है, जब मर्जी करे देखिए, जो मर्जी करे वो देखिए, जो आपको सीखना है वो सीखिए। तो ये टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये इस प्रकार के साधन है जो आपके अनौपचारिक उसमें आते हैं साधनों में। रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं आदि। तो ये हुई औपचारिक और अनौपचारिक साधनों की बात। अनौपचारिक साधन मतलब वे साधन जहां औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है नियमित ढंग से, स्कूल और कॉलेजों में। और अनौपचारिक मतलब जहां कोई नियम नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कब सीखना है, कितना सीखना है, व्यक्ति अपनी इच्छा से
सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। वैसे तो ये सारी जो वातावरण है, हमारा जो सृष्टि है, ये सारा ही हमारा शिक्षा का साधन है। किसी न किसी रूप में हम इसे सीखते रहते हैं। लेकिन जब क्लासिफिकेशन की बात आती है, वर्गीकरण की बात आती है, तो इसमें अनौपचारिक साधन और औपचारिक साधनों की हमने बात की। इसके बाद दूसरा बिंदु है निष्क्रिय एवं सक्रिय साधन। इस पे बात करते हैं। तो पहले समझते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय साधन। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सक्रिय और निष्क्रिय साधनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये इसी को हम एक्टिव एजेंसीज बोलते हैं, निष्क्रिय और सक्रिय को। एक तो होता है सक्रिय साधन और दूसरा होता है निष्क्रिय साधन। तो अभी निष्क्रिय साधन की अगर हम बात करें तो ये वो शिक्षा होती है जिनका प्रभाव एक तरफा होता है, यानी एक तरफ से प्रभाव होता है और दूसरी तरफ इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक ही को प्रभावित करते हैं, दूसरा इसमें प्रभाव नहीं डाल सकता। और जैसे निष्क्रिय साधनों की बात करें, मतलब इसमें निष्क्रिय शब्द को पहले समझें। अभी हम जब क्लास में शिक्षा दे रहे होते हैं, क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चे बैठे रहते हैं, तो यहाँ दोहरी क्रिया होती है। दोहरी क्रिया मतलब टीचर तो सक्रिय है, वो पढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके साथ में जो है बच्चे भी सक्रिय है, क्योंकि उनको कोई डाउट होता है तो सीधे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सक्रिय साधन है। लेकिन जब ऐसा साधन कि आपके सामने टीवी लगा हो और टीवी आपको सुन रहा है, तो टीवी का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, आपका प्रभाव टीवी पर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि टेलीविज़न में अगर कोई आपको लेक्चर दे रहा है तो आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते, आपको केवल सुनना ही सुनना है। तो एक साधन सक्रिय है, दूसरा निष्क्रिय है। तो ये जो साधन है ये निष्क्रिय साधन हो गए। इनमें भी यही आते हैं, रेडियो, टीवी, पत्र, पत्रिकाएँ। इनमें आप किसी को सवाल नहीं होता। ये भी वही साधन है। यहाँ पर भी आप इन्हीं को लिख सकते हैं, रेडियो, टीवी, पत्र, पत्रिकाएं आदि। तो ये निष्क्रिय साधन, जिसमें ऐसी शिक्षा जिसमें एक व्यक्ति प्रभाव डालता है दूसरे पर, लेकिन दूसरा उस पर प्रभाव नहीं डालता। तो इसमें एक ही पक्ष जो है प्रभाव डालता है, एक ही पक्ष सक्रिय होता है, दूसरा पक्ष निष्क्रिय होता है। तो ये, और दूसरा हो गया इसके सक्रिय साधन। सक्रिय साधन, सक्रिय साधन में वे साधन आते हैं जहां दोनों पक्ष, शिक्षा लेने वाला और देने वाला, दोनों सक्रिय हों। यानी क्लासरूम, जहां क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो दोनों के बीच क्रिया होती है। कोई डाउट हो तो सवाल पूछते हैं बच्चे, फिर उसकी प्रतिक्रिया जो है अध्यापक देता है। तो ऐसे साधन जहां दोनों ओर से प्रभाव पड़ता है, छात्रों का, सीखने वाला और सिखाने वाला, जहां दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे साधनों को हम सक्रिय साधन कहते हैं। इसमें आते हैं आपके स्कूल आदि, जैसे आपका विद्यालय हो गया, क्लब हो गया, इसमें धर्म, चर्च, राज्य सरकार सब आ जाते हैं। राज्य, स्कूल, चर्च, धर्म, ये सब। अब ये राज्य क्यों आ गया इसमें? राज्य मतलब सरकार, क्योंकि सरकार भी जब कोई बात करती है तो लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार से बात करते हैं, दोनों एक दूसरे की बात को सुनते हैं, सक्रिय होते हैं। स्कूल में भी दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं। और चर्च में या धर्म में, धर्म चर्च इसलिए कहा गया कि जब आप धार्मिक बातचीत करते हो तो जब एक व्यक्ति व्याख्यान देता है तो बीच बीच में आप भी उसके साथ सक्रिय होकर के आमने सामने बात करते हैं, क्योंकि ये सक्रिय साधन है। लेकिन टेलीविज़न, रेडियो में, प्रेस में, अखबार में आप ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते कि आप केवल आपको सुनना होता है बस। तो ये सक्रिय और निष्क्रिय साधनों का आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई अब समझने का है। तो ये तो हुई बात इसके साधनों की। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए, मैं इसको फिर मिटाता हूँ। तो ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर अगले बिंदु पर हम बढ़ते हैं। देखिए, इसमें मैंने दो बातें कही कि एक तो औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन होते हैं, फिर बात आई निष्क्रिय एवं सक्रिय साधन की। इसके अलावा एक और होता है जिसको मुख्य रूप से इसकी वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन एक मैंने जब शिक्षा में पढ़ा रहा था
तो मैंने बताया कि एक औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। जब शिक्षा के प्रकार पढ़ा रहा था तो उसमें एक शब्द आया था गैर औपचारिक या निरौपचारिक, जिसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो यानी गैर औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक, इसी को कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा के साधन। अब ये क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं साधनों की, ये जैसा कि मैंने बताया कि अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। औपचारिक शिक्षा से मतलब जहां नियमबद्ध तरीके से प्री प्लान योजना के तहत शिक्षा दी जाती है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसकी एक समय सारणी होती है, बाकायदा इसमें पढ़ाने वाले सब आमने सामने बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ अनौपचारिक शिक्षा कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी व्यक्ति कहीं भी ले सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं होता। लेकिन जब इन दोनों की मिक्स रूप इसका जो है, यानी ये जो गैर औपचारिक शिक्षा ये ऐसी होती है जिसमें औपचारिक भी होती है और निरौपचारिक भी, दोनों प्रकार की शिक्षा होती है। इसको बोला गया है गैर औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा। ये अनौपचारिक और औपचारिक दोनों शिक्षाओं का मिला जुला रूप होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बंधन नहीं होते या बहुत ज़्यादा ऐसी कोई वो नहीं होती। अब इसके साधन क्या है, देखिए इसके साधनों की अगर बात करें तो इसके साधन वही आ जाएगा फिर रेडियो, ये इसमें भी आते हैं, टीवी, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, एक होती है शिक्षण मशीन। सिडनी प्रेसी ने सबसे पहले बनाई थी शिक्षण मशीन पढ़ाने के लिए, ये भी इसी में आती है। निरौपचारिक शिक्षा के साधन है ये भी। तो चलचित्र, पत्रिकाएं, ये सब इसी में आता है। चलचित्र, पत्रिकाएं आदि, ये और गैर औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के साधनों का एक उदाहरण मैंने आपको बताया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके आती हैं, जैसे मंच के अभिनय भी आ सकते हैं। मंच पर अभिनय करना, एक्टिंग करना, मंच अभिनय, एक्टिंग जिसको बोलते हैं, इनके द्वारा भी संदेश देते हैं। नुक्कड़ नाटक आप खेलते हैं, ये भी इसमें आ सकते हैं, इनके द्वारा भी आप शिक्षित करते हैं लोगों को। क्योंकि इनमें इसमें दोनों चीज़ आ गई, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। यानी बहुत सारी चीज़ें तो आप ऐसी जब मर्जी इच्छा से कर सकते हैं, कहीं ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे नाटक हो रहा है तो उसका समय फिक्स होगा, कितने बजे होगा। नुक्कड़ नाटक करना, जगह फिक्स होगी, कौन करेगा, कहाँ करेगा, किस उद्देश्य को लेकर करेगा। तो कुछ औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। इसलिए ये सारे साधन इस गैर औपचारिक शिक्षा के साधनों में सम्मिलित कर लिए गए हैं। तो आपको ये साधन समझ में आया होंगे। इसके अलावा एक दो बिंदु में और आपको बता दूं, जैसे इसके अलावा भी हम करते हैं व्यावसायिक साधन और अव्यावसायिक साधन। ये भी इसमें शिक्षा के साधनों में माना गया है। व्यावसायिक साधन, व्यावसायिक साधन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सारी चीज़ें, देखिए व्यावसायिक साधन कौन से होते हैं, जो व्यवसाय उपलब्ध कराते हैं, शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय भी उपलब्ध कराते हों। कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए आपका मैंने भी दिखाया था टीवी, रेडियो, तो ये आपके निष्क्रिय साधनों में भी है और अनौपचारिक साधनों में भी है, और यहाँ भी आएंगे। व्यवसायिक में इसलिए आएंगे क्योंकि टेलीविज़न में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं। टेलीविज़न का काम है पैसा कमाना, वो बिजनेस है, एक व्यापार है, उससे लोग सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो ये जो टेलीविज़न में काम करने वाले लोग हैं, एंकर हैं, इसके जो एजेंट होते हैं या जो इसमें रिपोर्टर होते हैं, वो सब पेड होते हैं, सैलरी लेते हैं, वेतन लेते हैं, कमाई करते हैं। तो ये व्यावसायिक साधनों में किस श्रेणी में आ जाएगा। जैसे रेडियो भी इसी में आता है। रेडियो चलाने वाले को जो है आरजे होते हैं, उसमें रेडियो जॉकी जिनको बोलते हैं। टीवी,
और ये प्रेस जिसको अखबार वाले ये सब पैसे कमाते हैं। तो ये भी शिक्षा के ऐसे साधन हैं जो व्यावसायिक साधन हैं, जिसमें पैसा भी कमाया जाता है और ज्ञान भी दिया जाता है, दोनों बातें होती हैं। तो ये क्योंकि आखिरी में अगर इसके बाद दूसरा एक आता है अव्यावसायिक। अव्यावसायिक यानी जो व्यावसायिक साधन नहीं है, जहाँ कोई बिजनेस नहीं होता। ये ऐसे साधन है जिनमें व्यवसाय नहीं होता। जैसे आपका देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, आपके खेल क्लब हो गए, खेल क्लब समितियां बनी रहती हैं जिनमें बच्चे खेल खेलते हैं। समाज कल्याण केंद्र जो समाज सेवा करते हैं, इनमें कोई व्यवसाय नहीं होता लेकिन ये भी शिक्षा देने का काम करते हैं। आपके विद्यालयों में जैसे एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, ये नेशनल कैडेट कोर, ये नेशनल सर्विस स्कीम, ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, ये सारे कार्यक्रम इस तरह के होते हैं विद्यालयों में जो अव्यावसायिक हैं, जिनमें कोई व्यवसाय नहीं होता लेकिन समाज सेवा की दृष्टि से ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इनके द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। तो ये आपके शिक्षा के साधनों का विस्तार से मैंने जो चर्चा की, आपको मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक टॉपिक इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा। देखिए इसमें एक आपको चर्चा कभी टॉपिक आएगा, हालांकि मैं उस पर अलग से एक वीडियो डालूंगा, पर मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ क्योंकि मैं इसको वर्गीकरण कर रहा हूँ। एक साधन होता है, अभी मैंने पढ़ाया था दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन, इसके साधन क्या है, यानी दूरस्थ शिक्षा के साधन, इस पे हम बात करेंगे। दूरस्थ शिक्षा क्या है, ये मैं शिक्षा के प्रकारों में पढ़ा चुका हूं आपको पिछले वीडियो में। तो डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब इसी को हम दूरवर्ती शिक्षा भी कहते हैं, जिसमें डिस्टेंस रहता है, फासला रहता है, यानी इससे पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला आमने सामने नहीं होते। ये वो शिक्षा है जिसको आज की तारीख में इसके साधन क्या है, ओपन बोर्ड, मुक्त शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू आ गया, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ये सारे दूरस्थ शिक्षा के साधन हैं। और इसमें बहुत सारे, इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। इसके नामों की अगर चर्चा करूं मैं तो ये सारे साधन इसके ही हैं। जैसे पहले इसको पत्राचार बोलते थे, पत्राचार शिक्षा भी इसी को बोलते थे। जब बच्चा फेल हो जाता था, रेगुलर नहीं जा पाता था, तो पत्राचार यानी वो फॉर्म भरता था और डाक में उसके पास किताबें घर आती थी और वो घर से ही जो है असाइनमेंट और पेपर देता था। एक असाइनमेंट घर से देता था और फिर बोर्ड में पेपर होते थे। तो ये पत्राचार शिक्षा प्रणाली थी। ये भी दूरस्थ शिक्षा का ही साधन था, इसका ही नाम है, इसको कहा जाता है। और इसके अलावा एक था गृह अध्ययन, भी इसी को कहते हैं, मतलब घर पर रहकर स्टडी करना, गृह अध्ययन, ये भी इसी का नाम है। और स्वतंत्र अध्ययन, ये भी इसी का नाम है, स्वतंत्र अध्ययन, यानी कि आप घर पर रहकर अपने मर्जी से जितना चाहें, जब पढ़ें, जब आपका मन करे तब पढ़ें, इसलिए इसको स्वतंत्र अध्ययन कहा गया, ये भी इसी का नाम है। और आजीवन शिक्षा, आप जिंदगी भर पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, इसी को कहा गया है आजीवन शिक्षा, ये भी इसी का नाम है। ये सब डिस्टेंस एजुकेशन है, जिसमें टीचर साथ में नहीं होता, आपको स्वयं पढ़ना होता है। और आजीवन शिक्षा के बाद एक जो है दूरस्थ शिक्षा अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मुक्त शिक्षा भी होता है। मुक्त शिक्षा यानी कोई बंधन नहीं है, इसी को कहा गया खुली शिक्षा। ये सब इसके दूरस्थ शिक्षा के नाम हैं। अब इसके साधन क्या क्या हैं, तो इसमें जैसे मैंने बोला अभी, ये 1986 में
एक सरकार ने योजना बनाई थी जिसमें ये कहा गया कि ऐसे छात्र जिनकी शिक्षा किसी कारण से बीच में छूट गई है, या ऐसे बालक बालिकाएं जो रोज़ पूरे समय स्कूल नहीं जा पाते और पढ़ाई करना चाहते हैं, या ऐसे छात्र जो आर्थिक स्थिति के कारण या किसी और समस्या के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ गई है और वो पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार ने दूरस्थ शिक्षा का जो है स्थापना की। और इसमें जैसे कि आपने देखा होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, एक नेशनल ओपन स्कूलिंग आती है NIOS जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से आज बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सारे डिस्टेंस एजुकेशन के साधन हैं और इनमें ही दूरस्थ शिक्षा दी जाती है। इसमें टीचर और छात्र आमने सामने नहीं होते, बल्कि वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या पहले हार्ड कॉपी में भी भरते थे और फिर वो घर पर रहकर अध्ययन करते हैं और एक निश्चित अवधि जब आती है पेपर देने की, उस समय पेपर दे करके डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दूरस्थ शिक्षा के साधनों की बात हुई। तो मैं समझता हूँ ये आज का आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपको ये बहुत अच्छा लगे, समझ में आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इसके बाद ही मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।